फ्रेंड्स, तो आज की जो वीडियो है वो है हिंदी व्याकरण। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपको जरूर याद करना है। और आपको बोर्ड में कहीं भी कोई भी पूछ सकता है इसके बारे में। तो आपको मैं बताऊंगा आज कौन कौन से उपसर्ग, प्रत्यय और फिर पर्यायवाची, उसके बाद संधि, इन चारों के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इन चारों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सरल तरीका से, कैसे इनको करना है, क्या करना है, इनकी परिभाषा क्या होती है, और इसका उदाहरण क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। आज मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका से समझाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में। तो बिल्कुल शॉर्ट तरीका से आज मैं इसको बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में बताएं। एंड में अगर वीडियो आप पूरी देखें और एंड में बताएं आप कि वीडियो कैसी लगी, तो कमेंट भी कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कक्षा 10 और 12 और बाकी की जो भी क्लास है उनमें सभी में ये जरूर आता है और टारगेट है 90+। और ये है कौन सी? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण आज मैं आपको बता रहा हूँ, तो कृपया वीडियो में एंड तक बने रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रत के बारे में जानते हैं। तो ये मैंने कम से कम 2-3 साल पुरानी कॉपी लिखी हुई है मेरी, बहुत शॉर्ट तरीका से, क्योंकि मैं ट्यूशन जाता था तो वहाँ मेरे सर बिल्कुल शॉर्ट तरीका से समझाते थे और मुझे एक बार में ही समझ में आता होगा। तो मैं आपको उसी प्रकार से आपको मैं समझाऊंगा। तो आई होप आपको भी मेरी तरह ही तुरंत समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। सबसे पहले प्रत की परिभाषा क्या है? तो प्रत की परिभाषा है वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं उसे प्रत कहते हैं, उसे प्रत कहते हैं। तो वह शब्दांश या अक्षर, कुछ भी, यानी कि शब्दांश, अक्षर या पद जो भी किसी भी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रत कहते हैं। तो ये प्रत की बिल्कुल सरल परिभाषा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो अंत में जोड़े जाने वाले शब्दों को ही प्रत कहते हैं। तो ये भी परिभाषा बिल्कुल सरल है। शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं जो प्रत हैं, वो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। उदाहरण है कौन सा? भलाई। तो भलाई में जो ई है तो ये है प्रत, यानी कि जो ई है तो ई इसमें मुख्यतः प्रत है, और जो भला है तो ये है शब्द, तो इसमें जो ई जुड़ गया तो ये है प्रत। जैसे कि पाठक, पाठक में का है प्रत, और जो पाठ है तो ये शब्द है और उसमें जुड़ा हुआ शब्द का है क्या? का। तो इसी को प्रत कहते हैं। जैसे कि आकाश, तो उसमें सा जुड़ गया। मिठाई, तो उसमें ई जुड़ गई। इसी प्रकार से सब, लिखाई, पढ़ाई, कुछ भी इसमें अंत में जो अक्षर या शब्द जोड़ा जाता है, अक्षर मतलब कि अक्षर ही मान लो, अक्षर ही जोड़ा जाता है ज्यादातर, तो अंत में जोड़ा जाने वाला अक्षर ही प्रत्यय कहलाता है। वैसे आपको परिभाषा इस प्रकार नहीं, परिभाषा तो इसी प्रकार लिखना है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो ये सब परिभाषा बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार से आपको परिभाषा लिखनी है अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। तो आपका ये 1 नंबर का आता है और 1 नंबर का इसका उदाहरण, तो 2 नंबर हो जाते हैं। और मुझे विश्वास है आप 2 नंबर बिल्कुल फुल करके ही आओगे। तो अब प्रत्यय की परिभाषा हो गई। देखते हो उपसर्ग की परिभाषा बिल्कुल सरल में। आपको मैंने 4 ही बताए थे और आपको 4 ही केवल बताऊंगा और बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। तो प्रत्यय की हो गई। अब है उपसर्ग। तो उपसर्ग की देख लेते हैं। अब उपसर्ग क्या कह रहा है? उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं। वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले उपसर्ग लगते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यानी कि जो किसी भी शब्द के पहले जो अक्षर लगता है उसे ही उपसर्ग कहते हैं। अब परिभाषा में इतना भी अंतर कर सकते हैं कि जो शब्द के पहले लगने वाला शब्द ही उपसर्ग कहलाता है। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि असुंदर, ये लिखा असुंदर, इसमें आ जो दिया गया है वो है उपसर्ग, आ है उपसर्ग। जैसे अनुगामी, इसमें आ उपसर्ग है। इसी मतलब कि मैं क्रमशः आ और अनु, यानी कि जो आ और अनु है ये दोनों क्या है? उपसर्ग हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा हो गई कौन सी? जो शब्द के आगे लगाए जाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण में सुंदर, अनुगामी, असुंदरी, इसी प्रकार से जो उपसर्ग हैं वो होते हैं। और प्रत्यय की एक और परिभाषा मैं आपको बता दूं। जैसे कि प्रत्यय किसे कहते हैं?
वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। और जब प्रत्यय क्या कह रहा है, भलाई, इसमें ई जो है वो प्रत्यय है। पाठक, इसमें का जो है वो प्रत्यय है। तो मैं क्रमशः ई और का प्रत्यय है। अब उपसर्ग की थोड़ा उसकी विस्तार में देख लेते हैं क्या कह रहा है, वो क्या है नोट में। तो मुख्य उपसर्ग पिर, मतलब कि पिर, परा, आ, अब, सिर, दूर, बी, आ, नी, अप, अधि, अति, अभि, प्रति, परि, कु, स्व आदि है। मतलब कि ये उसने उपसर्ग बता दिए, मतलब कि इतने शब्दों में ही आगे लगता है उसे ही उपसर्ग कहते हैं। मतलब कि आगे आने वाले शब्द लगा अक्षर बता दिए हैं। तो ये शब्दों के पूर्व आकर अर्थ को अलंकृत करते हैं, मतलब कि अर्थ को और अर्थ की सुंदरता बढ़ा देते हैं। नोट, नोट क्या करा है, यद्यपि यह शब्दांश होते हैं परंतु स्वतंत्र रूप से इनका कोई अस्तित्व मतलब कि अर्थ नहीं होता है। तो यह है उपसर्ग। तो उपसर्ग के वो देख लेते हैं मुख्य उदाहरण, और भी उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुख्य इसके उदाहरण क्या है, जैसे ये पिर क्या है, मैंने अभी आपको बताया पिर का। तो पिर का क्या है, इसका अर्थ है अधिक आगे, और इसमें शब्द कौन सा जुड़ गया, प्रकोप ख्याति, मतलब कि कोप ख्याति जोड़ दिया तो शब्द क्या बन गया, पिर को जोड़ने पर कोप में तो बन गया प्रकोप, पिर को जोड़ दिया ख्याति में तो बन गया प्रख्यात। तो इसी प्रकार से परा, परा को अर्थ है निषेध, और जय और आधीन ये शब्द जोड़ दिया तो बन गया पराजय और पराधीन। इसी प्रकार से ये सारे शब्द हैं, और इसके अर्थ और इसका जोड़ा हुआ शब्द और बना हुआ शब्द सभी दिया गया है, और मैंने आपको अभी बताया है, और उसी के ये सारे शब्द हैं। तो कृपया इसकी शॉर्ट ले लें। और अब आगे बढ़ते हैं। अब है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची को देखते हैं, पर्यायवाची क्या कर रहा है, पर्यायवाची कैसे लिखते हैं और कितने पर्यायवाची लिखना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। तो अब पर्यायवाची आ गए हैं। तो पर्यायवाची में क्या करना है, पर्यायवाची में आपको बोर्ड में आएगा पर्यायवाची, 2 पर्यायवाची लिखना है, 2 नंबर का आएगा, और आपको केवल 2 ही लिखना है। तो मैं आपको मुख्य बता रहा हूँ, और मैं आपको कम से कम 6 7 पर्यायवाची बताऊंगा, और ज्यादा भी हो कम भी बताऊंगा। तो आप कृपया 3 जरूर याद कर लें इसमें से, और जो सरल हो वही याद कर लें, और आपके 2 नंबर पक्का हो जाएगा, 10 और 12। और बाकी के हर बोर्ड में जो चाहे पूछ सकता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, मतलब कि बहुत सारे आपको मैं बताऊंगा। जैसे ए है, एक इतने हैं, 14 है, 14 ये है पर्यायवाची, और बाकी के 29 दूसरे पेज में 29 हो गए, और ये तीसरे पेज में 43 हो गए, 43, और इसी प्रकार से 43 हो गए, और ए है इतने, तो ये 54 हो गए, 54 पर्यायवाची, और ये आखिरी 63। मतलब कि मेरे पास 63 पर्यायवाची हैं। सोचो 63 पर्यायवाची हैं, और मतलब कि पूरे ही पर्यायवाची हैं जितने होत के हैं। तो इसको हम बताते हैं सभी को, तो सभी को तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए खास पर्यायवाची मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अग्नि, वीडियो जल्दी करना है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, तो आप नोटबुक लिखकर उसमें जरूर लिखते जाना, आपकी आगे भी बहुत काम आएंगी। अगर आप कक्षा 1 से भी पढ़ रहे हो, 1 में भी हो, तो आप इसको जरूर कर लें। पर्यायवाची अग्नि का, जैसे अग्नि का है अनल, पावक, दहन, हुतासन, ज्वलन, विभा, बस आदि। मतलब कि जो इतने सारे मैंने आपको पर्यायवाची बता दिए, एक ही शब्द के अनेक शब्द, यानी कि एक पर्यायवाची के इतने सारे पर्यायवाची शब्द बता दिए। तो आप 1 2 3 4 5 6 पर्यायवाची बता दिए, तो आप इनको सारे पर्यायवाची लिख लें और याद कर लें। और अमृत के इसी प्रकार अमृत के हैं अमीय, सुधा, मधु, सुरभोग, सशीरस और पीयूष आदि। आकाश के हैं व्योम, गगन, नभ, अंबर, शून्य, अनंत, अंतरिक्ष आदि। जैसे कि अश्व आंख के हैं, आंख के लोचन, चख, नेत्र, चक्षु, नयन, विलोचन, चश्म आदि। और इसी प्रकार आग के सौरभ, आम्र मतलब कि आम के, इसी प्रकार आम के सौरभ, आम्र, रसाल, मादक, पिकप्रिय, शिशलिक और कामांग आदि, कामांग आदि। इसी प्रकार इंद्र के हैं, तो इंद्र के क्या है, इसी प्रकार इंद्र के बासा, सुरेश, हरि, विष्णु, पुरंदर, सुत्रामा, शक्र आदि। इसी प्रकार कमल के जलज, पंकज, कुस्कर, पुंडरीब, कुवलय, कज, सरोज आदि। इसी प्रकार है कपड़ा के बसन, चीर, पट, वस्त्र, दुकूल, अंबर, नाम, नाम आदि। तो ये हो गए कपड़ा के। अब है कामदेव,
मदन, रतिपति, मनोज, हरि, मनोभाव, मीनकेतु, कुसुमेश आदि। इसी प्रकार कुबेर के मतलब कि भगवान कुबेर के किन्नरेश, अकलाधिपति, श्रीद, धनद, धनेश, धनपति आदि। तो कुबेर के भी बिल्कुल सरल है। इसी प्रकार है गंगा के। गंगा के भी बहुत महत्वपूर्ण, इसको भी याद कर ले। सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी और ध्रुवनंदा, सुरधुनी, त्रिपथका आदि। इसी प्रकार है गणेश के। इसी प्रकार गणेश, त्रिपथा आदि गणेश के हैं। गजबदन, गणनायक, विघ्नेश, वक्र, तुंड, गौरी, सुबन आदि। और ग्रह के गेह, मंदिर, सदन, धाम, आवास, निकेतन, आयतन, निवास आदि। घोड़ा के हैं अश्व, रविसुत, तुरगम, बाजी, शक्तिहोत्र, सेधाव, गंधर्व, तुरंग आदि। चंद्रमा शशि, चंद्र, इंदु, राकेश, रजनीश, दिधिराज, सोम, मयंक आदि। अब है जल, नीर। जल के अम्बु, सलिल, वारी, पेय, परद, नीर, क्षीर, जीवन सार आदि। तलवार के असी, सायक, करवाल, चंद्रहास, कृपान, खड़ग, कृपाण आदि। तालाब के हैं जलाशय, पोखरा, जलवान, पुष्करा, सरसी, सरोवर आदि। इसी प्रकार दिन के हैं दिवस, दिवा, बासर, याम, तान, अहर, रवि, भानु, प्रमाण आदि। इसी प्रकार देवता के देव, सुर, विभुद, आदिव, अमर, गीवर्षि आदि। नदी के हैं सरिता, तरंगिन, प्रवाहिनी, निर्झरिणी, निम्नगा, सरी, सारक आदि। इसी प्रकार नेत्र आंख के हैं चक्षु, अक्षी, लोचन, नमन, अंक, नयन, अंक, दृग आदि। इसी प्रकार है पक्षी के खग, द्विज, गगनचर, विघग, पखेरु, पतंग आदि। अब है पर्वत के, तो पर्वत शैल, शैली, विखरी, महीधर, गिर, नग, धरणीधर, भूधर आदि। भवन के हैं पवन, प्रभजन, मारुत, सदागति, गंधवय, समीरण आदि। पानी के हैं उदक, बारी, जल, नीर, जीवन, सलिल आदि। पार्वती के हैं शैलसुता, गौरी, दुर्गा, गिरजा, शिवा, उमा, भवानी आदि। और पृथ्वी के हैं मेदिनी, अवनी, अचला, वसुगति, मसुधा, मही आदि। इसी प्रकार हैं पुष्प के हैं फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम, पहुप, मंजरी आदि। पुत्री के हैं सुता, आत्मजा, नंदिनी, बेटी, तनया, तनुजा, अनुस आदि। पुत्र के हैं तनय, बेटा, तनुज, अरुनंद, सुत, पुत्र आदि। बाण के हैं सायक, सर, आशुभ, तोमर, शैलमुख, नाराज, चारगन, जान आदि। और फिर हैं बादल के जलधर, मेघ, पयोध, धन, जलद, पयोधर आदि। बिजली के हैं विद्युत, चपला, चंचला, सुदमिन, तंडित, दामिनी आदि। अब है ब्रह्मा के, तो ब्रह्मा के हैं चतुरानन, कामलासन, बिलाता, प्रजापति, करतार, विनी आदि। अब है भगवान के विश्वंभर, परमात्मा, परमेश्वर, जगदीश, ईश्वर, जगन्नाथ, अवनीश आदि। अब है किसके भौरा के, मतलब कि मधुमक्खी के भौरा के मधुकर, मधुप, मिलिंद, सर, भृंग, पुनि, सारंग आदि। अब है मधु के शहद, मध, कुसुमा, सबजान, मकरनंद, रस, सारद आदि। मृग के हैं सुरभि, हिरण, मृडक, कृष्ण, करसामर, कुरंग आदि। इसी प्रकार है यमुना के बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद कर लें। रवितनया, रविजा, अरु, रविसुता, बखान, यमी, कृष्ण आदि। अब है राक्षस के हैं दैत्य, धनुष्य, दानव, असुर, निशाचर,
तमीचर, धानु आदि। अब है राजा के हैं भूपति, अधिपति, निरप, नरेश, महिपाल, अवनीश, भुवाल आदि। अब है रात्रि के यामिनी, रैन, क्षमा मतलब कि रात के, यामिनी, रैन, क्षमा, रजनी, विभारी और सरवरी, रात्र आदि। रात भी जोड़ सकते हैं। लक्ष्मी, श्री, कमला माता लक्ष्मी के हैं, श्री, कमला, रमा, ललित, सिंधु, पुनि, इंदिरा आदि। इसी प्रकार से हैं वृक्ष के पादप, साकी, तरु, साल, वर्णी, द्वीप आदि। इसी प्रकार शिव भगवान शिव शंकर के तो शंकर, शंभु, रुद्र, गिरीश, महेश, नटराज आदि। इसी प्रकार समुद्र के हैं रत्नाकर, सिंधु, जलधि, दधि, सागर, पयोधि आदि। इसी प्रकार सरस्वती के शारदा, भारती, हंसवाहिनी, वीणा, विमला, वाकेश्वरी, पाड़ीजान आदि। इसी प्रकार से हैं अब काय के सारंग के मृग, सारंग यानी कि मोर, सारंग यानी कि मोर, मृग, पिक, हंस, मयूर, चातक, केहरी, भृग, सिंधु, धनुष, चंदन और दापुर आदि। इसी प्रकार है सांप के सांप के हैं सर्प, दयाल, विषधर, हरि, भुजंग, डरग, पन्नग आदि। इसी प्रकार सूर्य के हैं रवि, दिनकर, दिवाकर, भानु, अंशुमाली, बिलोचन, तरणी, दिनेश, प्रभाकर आदि। इसी प्रकार है किसके सोना के सोना चांदी सोना वाला सोना, स्वर्ण, सुवर्ण, कंकन, कांचन, कनक, कलधौत, कुंदन, हेम आदि। इसी प्रकार स्वर्ग और नरक। स्वर्ग के हैं सुरपुर, सुरलोक, परलोक, देवलोक, त्रिदेव, परमधाम, वैकुंठ, इंद्रपुरी आदि। इसी प्रकार है किसकी अब है स्त्री के नारी, भाई, वामा, भामा, कामनी, युवती, गृहिणी, हिला, रमणी, त्रिया, अबला आदि। इसी प्रकार है हाथी के गज, मतंग, मदकल, सुडाल, कुंजर, नाग आदि। इसी प्रकार है कहा कि अब है पत्नी हैं पत्नी के घरवाली के पत्नी के हैं भार्या, गृहिणी, वधू, बहुरिया, अर्धांगिनी, लिखी आदि। तो ये हो गए पत्नी के। अब है जग के हैं जगत मतलब कि संसार, जगत संसार, विश्व, लोक, भाव आदि। तो ये हो गए जग के। अब है पवन के मतलब कि हवा के। तो पवन के हैं वायु, समीर, मारुत, बात, अनिल, बयार, पवमान आदि। और अब है पिता के अपने पिताजी के। तो पिताजी के हैं जनक, जन, तात, बाप आदि। तो ये हो गए पिताजी के। अब है माताजी के। ये तो आप बहुत महत्वपूर्ण याद कर लें और वे आकाश के, अग्नि के, और आप छांट के अपनी तरीका से याद कर लें। और मेरी तरफ से तो सारे याद कर लें और नोटबुक में जरूर लिख लें, क्योंकि मैं जितने होते हैं सभी पर्यायवाची में आपको आज बता रहा हूँ। तो अब पिता के हो गए जनक, जन, तात, बाप आदि। अब है माता के माँ, मातु, माय, जननी, माई आदि। अब है मित्र के साथी, स्वजन, सखा, व्यस्य, स्नेही, सुहृद आदि। मतलब कि मित्र दोस्त के, फ्रेंड के, साथी, स्वजन, सखा, व्यस्य, स्नेही, सुहृद आदि। अब है वन मतलब कि जंगल के, वन, जंगल, कानन, विपिन, गहन आदि। अब है सिंह के एवं लास्ट। तो सिंह के हैं शेर के, शेर, केहरी, नाहर, मृगराज, केसरी, वनराज, शार्दूल आदि। और ये कितने हो गए? ये हो गए 63। और 63 ही ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपको 63 में ही याद करना है। और मैंने आपको इतने सारे पर्यायवाची बता दिए। अगर आपने सभी याद कर लिए तो आपको कोई भी किसी का भी पर्यायवाची हो, कोई भी अगर किसी का भी नाम पूछेगा तो आप उसका डबल या तिबल चबल नाम बता सकते हैं। जैसे कि किसी ने शेर का ही 3-4 नाम पूछ लिया कि शेर को 3-4 नाम में क्या कहते हैं, तो आप बता सकते हैं उसको शेर कहते हैं, उसको केहरी कहते हैं, उसको मृगराज कहते हैं, उसको वनराज कहते हैं। इसी प्रकार आप बता सकते हैं। तो ये पर्यायवाची हो गए। अब बचे अपना आखिरी एवं संधि। तो संधि को भी बिल्कुल सरल तरीका से देख लेते हैं कौन कौन सी हैं।
तो संधि देखते हैं। तो मैं आज आपको संधि बता रहा हूँ, मात्र 2 मिनट में आपको 2 नंबर पक्का हो जाएगा। मात्र आपको 2 मिनट ही वीडियो देखनी है और आपका 2 नंबर पक्का। तो इस संधि भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा शॉर्ट में, किस प्रकार याद करना है, कैसे लिखना है और कैसे समझना है और कौन सी संधि है, सभी मैं आज आपको बताऊंगा। तो संधि, इसको स्टार्ट करते हैं। संधि की परिभाषा होती है, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, मतलब कि मिलना प्लस। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल, यानी कि मिलना। तो व्याकरण में जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तब एक नया रूप धारण कर लेते हैं, इसी मेल को संधि कहते हैं। संक्षेप में दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं, मतलब कि शॉर्ट में उसने बताया है, संक्षेप में बताया है उसने। आप संधि की परिभाषा अगर बोर्ड में पूछे तो आप इतना भी लिख सकते हैं, तो आपका मतलब कि आपका नंबर खाली नहीं जाएगा, आपको नंबर मिलेगा। दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। और आप विस्तार से लिखेंगे इतना तो आपको फिर फुल में से फुल मार्क्स, यानी कि नंबर तो किसी में से नहीं घटेगा, आप और उस कॉपी चेक करने वाले को अच्छा लगेगा। तो इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे महाधन ईश, इसमें प्लस है ना, तो इसमें महा और ईश को जोड़ा तो क्या बन गया? महेश। इसी प्रकार बाक और ईश को जोड़ा, मतलब कि बाक को जोड़ा और इसकी ईश को जोड़ा तो बन गया बागीश। इसी प्रकार सत और जन, मतलब कि सत को जोड़ा और प्लस जन को जोड़ दिया तो बन गया सज्जन। तो इसी के जो मेल है, ये प्लस का मेल है, इसी को संधि कहते हैं। तो संधि के प्रकार देख लेते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो स्वर संधि, उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब कि दो स्वर, आ से छोटा आ से लेकर आहा तक के जो दो स्वर हैं वो आपस में मिलते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, मतलब कि स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि विद्यालय है, अगर किसी ने पूछा विद्यालय तो ये कौन सी संधि है? और इसको मतलब कि इसका स्पष्टीकरण देकर बताओ। तो जैसे कि विद्यालय की है विद्या प्लस आलय, तो ये हो गई इसकी संधि विच्छेद। और ए है उसका संधि, मतलब कि आ विद्या। अगर आपको पहचानना, मैं आपको बताऊं कैसे पहचाने, बड़ा आ कहाँ है और बड़ा आ कहाँ है, छोटा आ ई, इसको पहचानने की मैं आपको विधि बताता हूँ। सबसे पहले, जैसे किसी ने पूछा विद्यालय की संधि विच्छेद करके दिखाओ, उसके अक्षर भी निकाल के दिखाओ, तो सबसे पहले आपको विद्या प्लस आलय, इसका संधि विच्छेद करना है। अब पहले पहले अक्षर का आखिरी और दूसरे अक्षर का पहला अक्षर, तो ये आपको केवल बस प्लस करना है। तो विद्या, इसमें क्या है? एंड में बड़ा आ, तो यहाँ लिखना है बड़ा आ, और फिर इसके शुरू में क्या है? बड़ा आ, तो इसको भी प्लस में क्या करना है? बड़ा आ। अब दोनों को बराबर में क्या लिख दिया? बड़ा आ, मतलब कि इसको जोड़ने पर क्या हो गया? बड़ा आ बन गया। तो इसी प्रकार से रमेश, तो रमा को संधि विच्छेद, रमेश को संधि विच्छेद किया तो रमा प्लस ईश आ गया। इसी प्रकार बड़ा आ, मतलब कि इसका एंड का ले लिया, उसका शुरू का ले लिया, तो बड़ा आ प्लस बड़ी ई, तो बन गया ए बन गया। इसी प्रकार से सूर्योदय, सूर्योदय को संधि विच्छेद किया तो सूर्य प्लस उदय हो गया, तो इसका एंड का ले लिया सूर्य, मतलब कि आ है एंड में, आ या की जगह आ, और इसमें ऊ है तो आ ऊ को जोड़ा तो बन गया औ, यानी कि ओ बन गया ओ। इसी प्रकार से जो स्वर संधि है इसको पहचानने की मैंने आपको विधि बता दी, और अक्षर कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका से बता दिया। तो अब देखते हैं आप कौन सी दूसरे नंबर वाली कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि देखते हैं। तो व्यंजन संधि में क्या लिखना है और क्या लिखा है पढ़ते हैं। तो व्यंजन संधि, जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन या स्तर से मिलता है तब उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि ये क्या कह रहा है? एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से जब मेल करता है या मिलता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि इसमें दिया है जगन्नाथ उल्लास, ये दो उदाहरण दिए हैं और मैं आपको दोनों ही अच्छे से समझाता हूँ, आपको व्यंजन संधि अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे कि इसका संधि विच्छेद किया जगत धन नाथ, इसको क्या हो गया? जगन्नाथ हो गया, जगन्नाथ अलग अलग हो गए, मतलब कि दो व्यंजन, ये भी व्यंजन है ये भी व्यंजन। स्वर के कहाँ होता है? केवल छोटा आ से लेकर आ तक ही स्वर होता है, और बाकी के का से लेके ज्ञानी तक वो व्यंजन ही होता है, और ये स्वर होता है। तो इसमें कोई नहीं है ना स्वर या
केवल व्यंजन है, तो जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन के स्तर पर मिलता है उसे ही क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें जगत और प्लस नाथ, यानी कि जो जगत और नाथ जुड़ गया, एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से जुड़ गया, वो बन गया जगन्नाथ। इसी प्रकार से उल्लास, उल्लास में उत धन लास, यानी कि उत और प्लस में लास, ये दोनों जुड़ गया तो बन गया उल्लास। इसी प्रकार से अब तीसरे नंबर वाली संधि है विसर्ग संधि, तो इसको भी देखते हैं और इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। विसर्ग संधि, जब विसर्ग संधि के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि ये क्या कह रहा है, विसर्ग संधि उसे कहते हैं जिसमें सबसे पहले हो स्वर, उसके बाद हो व्यंजन। तो मैं इसका उदाहरण से समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि मनोहर, निराशा, निरूपाय, दुष्कर्म, यानी कि मैं इन सभी का संधि विच्छेद करके दिखाऊंगा, आपको विसर्ग संधि यूं चुटकियों में याद हो जाएगी। तो इसका संधि विच्छेद किया तो क्या हो गया, मनः धन हर, मतलब इसमें आहा लगा है, आहा किस में आता है, आहा वाला वो आता है स्वर में, और बाकी के का से लेके ज्ञानी तक आता है व्यंजन में। तो मनः इसमें आहा लगा तो ये हो गया स्वर, और प्लस में हर यानी कि ये व्यंजन है, तो मनोहर, तो ये हो गया विसर्ग संधि। इसी प्रकार निराशा, इसमें आहा की बिंदी लगी है तो ये हो गया स्वर, और ये हो गया व्यंजन, तो निराशा। इसी प्रकार यहाँ आहा की बिंदी बनी है निरूपाय में, और व्यंजन उपाय, यानी कि उपाय में कुछ नहीं है, तो ये हो गया पहला स्वर दूसरा व्यंजन, तो इन दोनों को जोड़ने पर निरूपाय बन गया, ये हो गया विसर्ग संधि। इसी प्रकार दुष्कर्म। अब आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं। अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्त को, एक दोस्त को जरूर शेयर करें, उसको भी पता चले कि इतने सारे महत्वपूर्ण यहाँ पर बताए गए हैं, तो वो भी इस चैनल से जुड़े और वो भी इस बोर्ड परीक्षा का लाभ उठाए। तो आपकी मैंने इसी वीडियो में 8 प्रश्न यानी कि 8 नंबर पक्का कर दिया है, और आपकी 8 नंबर बिल्कुल पक्का हो गए, आपको कोई नहीं हार सकता, केवल आपको इतना ही याद करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।